हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीपीएससी की परीक्षा अब बहुत ही निकट है और परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्नों पर आधारित एक टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू की जा रही है और इसमें से प्रतिदिन आपको 1 या 2 वीडियो मिला करेगा और वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर पहले से शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये जो लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल होंगे, इसकी पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है और हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप जो कुछ भी यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम, तो उस पर आप सर्च करें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और जो भी पेज आपको दिखाई देता है उसको आप फॉलो कर लें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। क्वेश्चन होगा कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों पर आपको विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऐसे प्रश्न अक्सर यूपीपीएससी पूछता है तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। पहला कथन है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई थी। नई एजुकेशन पॉलिसी जो थी ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई थी। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है और यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। जैसा कि आप जानते हैं, जो शिक्षा नीति इसके पहले लागू थी वो 1986 में लागू की गई थी, तो यह 38 वर्षों से नहीं है बल्कि यह 34 वर्षों से है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन ए। अब हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 को हुई कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली थी और यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार की थी। शिक्षा नीति में 34 साल के बाद आमूल चूल परिवर्तन के बाद नर्सरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 भागों में बांटा गया है। इसको आप बिल्कुल जानते होंगे और इसका उद्देश्य है समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनाई गई है इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण का दर जो वर्तमान में 28.3% है, इसको बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको जरूर याद रख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था 2020 प्रारंभिक परीक्षा में। कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? ये हैं आपके ऑप्शन और सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कश्मीर घाटी एक गहरी और विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य औसतन 1600 मीटर की ऊंचाई वाली घाटी है। अति नूतन दैट इज प्लिस्टोसीन युग के दौरान यहाँ जो है करैवा नामक जो झील थी उसकी तलहटी हुआ करती थी। अब यह जो ऊपरी झेलम है उसके द्वारा जमा की गई तलहटी और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है। यहाँ वार्षिक जो वर्षा होती है वो 750 लगभग रिकॉर्ड की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न होगा कि विश्व के निम्नतम प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं और किसमें जो है कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें खट्टे रसीले फल पाए जाते हैं, उनका उत्पादन होता है? तो ये है भूमध्य सागरीय प्रदेश। आपको बता दें यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, एक पृथ्वी की संरचना मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये अगर हमारी पृथ्वी है तो बीचों बीच जो एक रेखा आप खींचते हैं इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप इक्वेटर कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट रही है। जो ऊपर का हिस्सा है
ये हिस्सा, इसको आप क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इक्वेटर से अगर आप 30 से 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 30 से 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। और यहाँ पर की जो जलवायु है ये ऐसी है, इसमें खट्टे रसीले फल, नींबू, संतरा, जैतून, खुबानी वगैरह खूब पैदा होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल आप याद रखना। इस प्रदेश में शीतकालीन जो तापमान रहता है वो 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि बहुत कम रहता है। ग्रीष्म काल में भी ये जो तापमान रहता है वो 20 से 26 डिग्री के बीच में ही रहता है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो खट्टे रसीले फल हैं, नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुबानी आदि खूब मात्रा में पैदा होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक है इसमें जो कि सही सुमेलित नहीं, वो बताना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो कॉलम है वो देश का है, दूसरा कॉलम लौह खनिज उत्पादक क्षेत्रों से है। देखिए, जब आप स्टडी करें बिल्कुल शांतपन से क्या करें, कोई भी जल्दबाजी आप ना रखा करें। अगर आप जल्दबाजी रखते हैं तो तथ्य आपको याद नहीं होंगे। तो कजाकिस्तान में लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है कारागांडा, ये बिल्कुल सही है। यूक्रेन का जो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है उसको क्रिवोई राग कहते हैं, ये भी सही है। जर्मनी का जो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है, क्या वो नॉर्मंडी है? नहीं, नॉर्मंडी क्या है? नॉर्मंडी जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पर? अमेरिका में मिलेगा, जर्मनी में नहीं मिलेगा नॉर्मंडी, तो ये गलत है। फ्रांस का जो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है वो है पायरेनीज। तो सही आंसर जो है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, जर्मनी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर नॉर्मंडी ये जर्मनी में नहीं है, नॉर्मंडी एक बांध है जो अमेरिका में स्थित है। जर्मनी का जो लौह उत्पादक खनिज क्षेत्र है उसका नाम रूर व सार प्रदेश है, रूर व सार प्रदेश। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला, यहाँ पर बात हो रही है डार्लिंग सीरीज के बारे में, और ये स्थित है दक्षिणी पश्चिमी तट पर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, दक्षिणी पश्चिमी तट। डार्लिंग श्रृंखला लौह अयस्क क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया में जानी जाती है। मूरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको नाम दिया गया है रेवेनिया। क्या नाम दिया गया है? रेवेनिया। और ये भी याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे विशाल नदी तंत्र मुर्रे डार्लिंग तंत्र को ही माना जाता है। 15वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15वें G20 शिखर सम्मेलन, ये सम्मेलन कब हुआ था? ये सम्मेलन हुआ था नवंबर 2020 में, और इसे जो वर्चुअली आयोजित किया गया था, और इसका जो होस्ट मतलब कंट्री थी वो था कौन सा? भारत ने नहीं किया था, स्पेन ने भी नहीं किया था, जॉर्डन ने भी नहीं किया था, सिंगापुर ने भी नहीं किया था। मतलब सभी विकल्प यहाँ पर गलत हैं। सही जवाब इसका होगा सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब ने किया था इसका आयोजन, और सऊदी अरब ने 21 नवंबर 2020 को राजधानी रियाद में 15वें वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। याद रखना, जिसकी थीम रखी गई थी रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और G20 क्या है? G20 यह 19 देश और एक EU यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। पहला जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1999 में बर्लिन में हुआ था। बर्लिन है जर्मनी में। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल याद रखना है कि 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा उसका आयोजन भारत में होगा, और 2021 यानी कि इस साल की जो वार्षिक बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता इटली करेगा। 2021 में इटली, 2023 में भारत। ठीक है। किस प्रदेश की तेजपुर लीची को नवंबर 2020 में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तेजपुर लीची। अब तेजपुर से अगर आप इसको जो है समझ रहे हैं बिहार, तो गलत हो जाएगा आपका। तेजपुर लीची जो है ये असम का एक उत्पाद है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, तेजपुर लीची।
ये असम की है, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? आप जानते हैं जीआई टैग एक प्रमाणन होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है जो किसी विशेष भौगोलिक उत्पाद में जो मतलब वहाँ की उत्पाद की विशेषता होती है उसको इंगित करता है और उस विशेष उत्पाद की गुणवत्ता का आश्वासन भी देता है। निम्नलिखित में कौन से बादल सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा कि जब सूर्य इस प्रकार से चमक रहा होता है तो उसके चारों तरफ एक लालिमा जैसी छाई रहती है, ठीक है। तो कुछ बादलों के कण होते हैं, कुछ बादल होते हैं जिसकी वजह से ये प्रभामंडल आपको सूर्य का दिखाई देता है और इसे कहते हैं पक्षाभ स्तरीय बादल, ठीक है, सिर्रो स्ट्रेटस क्लाउड। अब यहाँ पर ऊंचाई के आधार पर जो बादल होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है उच्च बादल, मतलब 6000 से 20000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं ये। मध्यम ऊंचाई के बादल जो कि 2500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और एक होते हैं 2500 से नीचे, 2500 मीटर से नीचे के बादल, इनको निम्न ऊंचाई के बादल भी कहते हैं। तो जो प्रभामंडल होता है वो उच्च बादलों की वजह से होता है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना। सिंधु नदी की सहायक नदियों का दक्षिण से उत्तर में, दक्षिण से उत्तर, जैसा कि आप मैप अगर देखेंगे तो ये है आपका ईस्ट, इधर जाएंगे तो ईस्ट, इधर जाएंगे तो वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो सिंधु नदी है उसमें दक्षिण से उत्तर, यानी कि दक्षिण किधर से, दक्षिण से सिंधु नदी की सहायक नदियों का दक्षिण से उत्तर, दक्षिण नीचे से ऊपर की तरफ आपको इस क्रम में बताना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनम और सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे जो क्रम होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार यूपीपीएससी ऐसे प्रश्नों को सीधे सीधे पूछ लेता है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन, कहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर शिमला, गुलमर्ग, देहरादून और मसूरी में। सही आंसर ऑप्शन बी है, यह गुलमर्ग में मनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। जम्मू और कश्मीर ने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं। 900 साल पुराना बौद्ध मठ कहाँ पर पाया गया है? 900 साल पुराना बौद्ध मठ है और ये पाया गया है अभी हाल ही में हज़ारीबाग में। हज़ारीबाग झारखंड में स्थित है, ये भी आप जानते हैं। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन सी है। अब यहाँ पर एक अखबार की कटिंग है जो कि आप देख सकते हैं। हज़ारीबाग में 900 साल पुराना बौद्ध मठ, खुदाई में मिले 3 कमरे। अब यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि हज़ारीबाग सदर प्रखंड के जुलजुल पहाड़ के समीप बहोरनपुर गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की थी और उन्हें खुदाई के दौरान यहाँ भगवान बुद्ध और देवी तारा की 10 मूर्तियाँ भी मिली हैं। दिसंबर 2020 में यहाँ 3 कमरों वाला बौद्ध मंदिर मिला था जिसमें भगवान बुद्ध व देवी तारा की कई प्रतिमाएँ थीं। हज़ारीबाग में मिली यह प्रतिमाएँ बताती हैं कि 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यह स्थान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था और बौद्ध मठ होने के मिले प्रमाण के बाद हज़ारीबाग का महत्व देश स्तर पर काफ़ी बढ़ गया है। 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन, आपको याद होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था करंट अफेयर के अंतर्गत, जिसका सही जवाब था शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दोनों ने मिलकर इसको आयोजित किया था। सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि उपरोक्त दोनों। और ये जो आयोजन था ये 25 से 27 फरवरी 2021 के मध्य वर्चुअली जो है प्रायोजित किया गया था इसे। और इस शिखर सम्मेलन का जो थीम रखी गई थी वो थी उच्च शिक्षा एट 2030 RIS ई रेजिडेंस इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंटरप्राइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बारी है एक प्रश्न की। बताइए कि 10 मार्च को नौसेना में शामिल किया गया INS करंज का निर्माण किसने किया था? अगर आप चाहें तो इसके लिए गूगल भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आंसर करिएगा बिल्कुल कायदे से, क्योंकि
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। हालांकि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका जो विकल्प है ये आपके सामने है, तो डिटेल में लिखिएगा। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।